Dear This BMS conference will now course, be recorded. now you all are in the second BMS and wish you all the best wishes for your future professional course. Okay, so due to pandemic situations, everything is changed, and in this new scenario, we are going to start with the Charak Purvardha lecture. So we will start with Nidana Sthana. Okay, we are going to start with Nidana Sthana, and we know that we will share the slides first. सबसे पहले हम क्या करेंगे, चरक संहिता का थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने आयुर्वेद इतिहास सब्जेक्ट में लिया है, आप सबको पता है, वो जानते भी है आप, लेकिन कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए सब्जेक्ट के साथ हम उसको थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं और फिर आगे की तरफ विषय प्रवेश करेंगे। तो आज का सूत्र निदान स्थान का अपना फर्स्ट चैप्टर है ज्वर निदान अध्याय। तो उस अध्याय की तरफ जाने से पहले वेट फॉर अ मिनट। मैसेज भेज दीजिए बाकी बच्चे कहाँ पे हैं। पूरा कोरम होना चाहिए। ठीक है, we are starting with slideshow now. मैंने जैसे कहा नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही वीक है आज, इसलिए थोड़ा बीच बीच में रुकना पड़ेगा। तो चरक महर्षि को प्रणाम करते हुए हम उनकी संहिता का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो चरकस्तु चिकित्सिते, हम सब चिकित्सा करने वाले हैं आगे, और विविध प्रयोजन जो शास्त्र का है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, इस हेतु हम सब कार्यरत हैं। तो हमने आयुर्वेद इतिहास विषय में पहले ही सीख चुके हैं कि बृहत त्रयों में से, यानी मेजर टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा जो है, उनमें से चरक संहिता एक है। तो टोटल इसमें 9295 सूत्र है, 1000 949 योगा, 12,000 श्लोकास और वर्स आर देयर, नाउ द are available। तो ये सबसे प्रचलित जानी मानी ऐसी संहिता है जिसके ऊपर 41 से ज्यादा संस्कृत भाषा में कमेंट्रीज यानी टीकाएं लिखी गई है। ठीक है, तो इसी से उसका महत्व जो है हमें जान पड़ता है। तो ऐसी चरक संहिता का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने आयुर्वेदावतर में देखा, ये कौन सा संप्रदाय, काय चिकित्सा प्रधान संप्रदाय की संहिता है। तो इसके पायोनियर कौन है, पुनर्वसु अत्रेय, और पुनर्वसु अत्रेय और अग्निवेश महर्षि, इनके संवाद स्वरूप यह संहिता हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसीलिए तंत्रकार जो है वो अग्निवेश जी को कहा गया है, जिनका काल 1000 BC या 1500 BC ऐसा कहा गया है। तो अग्निवेश कृते तंत्रे, तो तंत्र ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ को उस वक्त कहा जाता था। ठीक है, और फिर दूसरी शताब्दी में चरक महर्षि ने
उस संहिता के ऊपर प्रति संस्कार किया और उसका नामकरण जो है अग्निवेश तंत्र का चरक संहिता हुआ। ये हमें ज्ञात है। ये 2री शताब्दी में लगभग हुआ और 4थी शताब्दी में दृढ़बलाचार्य इन्होंने लगभग 41 अध्याय यानी चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय एवं कल्पस्थान और सिद्धि स्थान हर एक 12-12 अध्याय, इसे टोटल 41 अध्याय उन्होंने संपूर्ण किया। ठीक है, तो विशेषता हम कह सकते हैं कि पुनर्वसु अत्रेय के आशीर्वाद स्वरूप या वाणी स्वरूप अग्निवेश महर्षि ने उनका ग्रहण किया और फिर चरक महर्षि ने उनको मुद्रित किया और चरक संहिता का स्वरूप दिया। उसके बाद में संपूर्ण का कार्य दृढ़बल आचार्य ने किया। ठीक है, तो इन महर्षियों का आप्तों का हमारे लिए योगदान है कि आज चरक संहिता हमारे बीच उपलब्ध है, जिसका अध्ययन हम कर सकते हैं। तो हमने पदार्थ विज्ञान में भी देखा था आगमाः वेदाद्याः, आगम प्रमाण यानी आप्त प्रमाण जो है वो वेद इत्यादि है और अथर्ववेद का ही उपवेद आयुर्वेद होने की वजह से ये जो है आगम प्रमाण में, आप्त प्रमाण में इन सभी संहिताओं का समावेश होता है। So what we have understood now, Charak Samhita is a basic fundamental text of Ayurveda. It comprises 8 sections. 8 स्थान है, विभाग है, विभागों को स्थान ऐसे नामकरण किया है। ठीक है, और एक विशिष्ट विषय वस्तु को लेके ये स्थान बनाए गए हैं जिनका अध्ययन हम करने वाले। तो टोटल 120 अध्याय इसमें है। ठीक है, तो हमने ये पहले ही देख चुके हैं, काय चिकित्सा प्रधान है। ठीक है, तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान, ये जो है आपको चरक संहिता को विभाग 2 किए गए हैं और दूसरे वर्ष में आपको ये पहले 4 स्थान सीखने हैं और तीसरे वर्ष में इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि ये स्थान सीखने। ठीक है, तो ये जैसा हमने देखा 41 से ज्यादा कमेंट्रीज इसमें है। ओके, तो सबसे जो प्रसिद्ध है वो चक्रपाणि दत्त की आयुर्वेद दीपिका टीका है और ये बाकी हमने आयुर्वेद इतिहास में पहले ही देख चुके हैं। भट्टार हरिश्चंद्र की सबसे पहली टीका है चरकन्यास, जो संपूर्णतया उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बाकी सब गंगाधर सेन जी की, जल्पकल्प तरु योगेंद्रनाथ सेन जी की चरकोपस्कार वगैरह। सूत्र स्थान में क्या आता है सबसे, तो इनको 8 अध्याय, 8 जो स्थान है उसमें एक एक लाइन में देखेंगे उसमें क्या है, क्योंकि हम जिस संहिता को देखने चाह रहे हैं उसमें क्या हमें देखना है ये पहले अगर पता चले तो उसका महत्व जानकर हम उसमें उस विषय में ज्यादा रुचि लेते हैं। तो सूत्र स्थान is mainly dealing with the all fundamental principles of Ayurveda। आप अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान तो देख चुके हैं, सूत्र स्वरूप उसमें सब बातें बताई है और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पे आगे का जो विस्तार है विषय का, चिकित्सा शास्त्र का, शरीर शास्त्र का, निदान इत्यादि का होता है। तो सूत्र स्थान का अपना महत्व है, उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, जानेंगे तो ही आगे के स्थान हमें अच्छे समझ में आए। दूसरा स्थान है निदान स्थान। तो समझने के लिए हम इसको पैथोलॉजी एज पर आयुर्वेद ऐसा कहते हैं, तो या फिर डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज एंड द डिसीज्ड वन। तो इसमें सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, निदान स्थान में 8 है, इसको नहीं दोहराएंगे बाद में। विमान स्थान में विशेषतः स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन बताए हैं जिसमें 8 अध्याय है और चिकित्सा शास्त्र के दृष्टि से, मेडिकल स्टडीज के दृष्टि से जो विविध टूल्स उपयुक्त किए जाते हैं तो वो विमान स्थान में निहित है या वो विषय वस्तु वर्णित है। ठीक है, चौथा स्थान है शारीर स्थान। तो आप इसको जानते हैं कि शारीर शब्द से क्या ज्ञात होता है। सो एनाटॉमी फिजियोलॉजी इज वेल एक्सप्लेन इन दिस सेक्शन। फिफ्थ इंद्रिय स्थान। तो इंद्रिय स्थान में विशेषतः इसका ट्रांसलेशन कुछ लोग करते हैं सेंसोरियल प्रोग्नोसिस। तो व्हेन वी आर ट्रीटिंग
diseases and the fatal signs and symptoms are there, one has to carefully observe those signs and symptoms and then should go for the treatment or administration of any kind of therapy. तो आयुर्वेद चिकित्सक को ध्यान में होना चाहिए। तो इंद्रिय स्थान जो है वो हमें उस बारे में बताता है। ठीक है, चिकित्सा स्थान आगे का है, तो इसमें 30 अध्याय है और मेनली वो सभी चिकित्सा के अंग जो है प्रधान, शोधन और शमन अंग का विस्तार से वर्णन करते हैं। 7वां स्थान है कल्प स्थान। इसमें विशेषतया चिकित्सा करते वक्त जो भी हमें द्रव्य लगेंगे, द्रव्य का जो फॉर्मुलेशंस विभिन्न रहेंगे, विशेषतः शोधन की दृष्टि से, पंचकर्म की दृष्टि से, उनका विस्तार से वर्णन वहां पे है। और उसमें फार्मास्यूटिक्स के साथ टॉक्सिकोलॉजी भी डिस्क्राइब की गई। और आखिरी 8वां स्थान है सिद्धि स्थान। और सिद्धि स्थान बेसिकली इट डील्स विद द स्टैंडर्डाइजेशन एंड सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ various therapeutic measures such as वामन, विरेचन एक्सेट्रा। तो ये तो एक बहुत ही ग्रॉस मैंने आपको बता दिया। चरक संहिता के वैशिष्ट्य है। चरकस्तु चिकित्सित ऐसा क्यों कहा जाता है? It describes the principles of Ayurveda. We know better because चरक संहिता से पूर्व ऐसा हमें ग्रंथ एक भी जान नहीं पड़ता कि जिस समय सिद्धांत स्वरूप आयुर्वेद के अलग से बताएं। तो वेदों में से ही सब जो ज्ञान है वो प्राप्त होता था, उसमें से ही बिल्कुल वहां पे सीड्स या बीज स्वरूप वेदों में सब विषयों का सार आ गया है। लेकिन आयुर्वेद शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र दृष्टि से सबसे पहली संहिता के जो योगदान है वो चरक महर्षि का ही है, चरक संहिता का ही है। उसमें पंचमहाभूत सिद्धांत हो, त्रिदोष सिद्धांत हो, धातु सिद्धांत है, आहार से संबंधित, प्रकृति से संबंधित, अग्नि से संबंधित सभी जो बातें हैं वो विस्तार से उसमें आई है। और अष्टांग आयुर्वेद का जो स्थापना है, अष्टांग आयुर्वेद यानी 8 अंग जो आयुर्वेद के हैं वो उसमें सबसे पहले की गई है। ये चरक संहिता का योगदान है। आगे जो द्विविध प्रयोजन है यानी स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण एवं विकारों की चिकित्सा, तो स्वास्थ्य रक्षण हेतु फिर दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, सतवृत्त है, रसायन है, वादिकरण है, इन विषयों का वर्णन है। और फिर क्लासिफिकेशन जो है द्रव्यों का, विशेषतः 50 जो स्कंध या गण है वो किए गए हैं। ये सब उसके वैशिष्ट्य है, हम ये आयुर्वेद इतिहास में पहले देखे हैं। आगे जाएंगे तो चरक संहिता का अध्ययन कैसे करना चाहिए, ये हमें बात मिलती है चरक सूत्र स्थान 30वें अध्याय में कि तंत्रार्थ, शास्त्रार्थ और अध्यायार्थ। तो इस पद्धति से हमने लेना चाहिए। और आप्त प्रमाण सीखते वक्त हमने शब्द प्रमाण देखा था, और शब्द का जब हम विस्तार से वर्णन देख रहे थे पदार्थ विज्ञान में, तब हमने देखा था वाक्यार्थ, भावार्थ इत्यादि। तो इस दृष्टि से भी हमने संहिता का अध्ययन करना चाहिए कि वाक्यशः क्या अर्थ है, अर्थशः क्या है, और अर्थावयवशः यानी व्याकरण दृष्टिया, संस्कृत भाषा दृष्टिया उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस क्या है, इस दृष्टि से हमने संहिताओं का अध्ययन करना चाहिए। और वैसे ही चरक संहिता का भी होना चाहिए। तो ये तो तालिका आ गई कि इसमें हमें एक अट्रैक्शन रहता है कि हम डॉक्टर होने वाले, आयुर्वेद डॉक्टर होने वाले हैं। तो आयुर्वेद की संहिताओं में कौन कौन से विषयों का या व्याधियों की चिकित्सा बताई है। तो ये सामने आपके स्लाइड में देख रहे हैं आप, लिस्ट ऑफ सम इन डिटेल डिसीजेस डिस्कस इन चरक संहिता। ओके, और वो कोरिलेशन इनटू ब्रैकेट दिया है जिसकी हम तुलना कर सकते हैं आधुनिक व्याधि के नामकरण के साथ। और नीचे जो दिए हैं वो जो ज्यादा पॉपुलर है उनमें से कुछ आपको समझ में आए, इसलिए जस्ट टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। ये आप सामने स्लाइड देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है केवल इन्हीं चीजों का वर्णन है। ठीक है, सो जो हम निदान स्थान देखने जा रहे हैं उसकी शुरुआत अभी करें।
The section निदान स्थान basically deals with the principles of diagnosis of the disease and the disease one. तो निदान शब्द जो है विशेषतः व्याधि जनक और व्याधि बोधक इन दोनों दृष्टि से वर्णन किया गया। व्याधि जनक यानी ओरिजिन ऑफ द डिसीज और व्याधि बोधक यानी कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन, कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज। तो जैसा हमने देखा कि इस निदान स्थान में 8 विशिष्ट व्याधियों का वर्णन है। जैसे पहला अध्याय है ज्वर निदान, रक्तपित्त निदान, गुल्म निदान, प्रमेह निदान, कुष्ठ निदान, शोष निदान, उन्माद निदान, अपस्मार निदान। इनमें से ये ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, शोष ये सभी जो है वो शारीर व्याधि है प्रधानतः मैं बोला, और उन्माद अपस्मार जो है वो मनोदेश पे या मानसिक व्याधि है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। तो ये 8 व्याधि प्रधानतः यहाँ पे बताए। इसका अर्थ हमें यह नहीं निकालना चाहिए कि बाकी व्याधियों के बारे में जानकारी नहीं थी। एक उदाहरण स्वरूप किस तरीके से हमने विषयों को देखना है, व्याधियों को देखना है, लक्षण समुच्चय को देखना है, तो वह हमें यहाँ पे मार्गदर्शन इन प्रधान 8 व्याधियों के निदान पद्धति से मिलता है, और उसी से मेल खाते हुए हम आगे की व्याधियों को, जो भी हमें नए नए लक्षण समुच्चय आएंगे, जैसे डेंगू फीवर है, अभी कोरोना या कोविड-19 सिचुएशन चल रहा है, उसकी ओर हमें देखना चाहिए, ऐसे चरकाचार्य जी का मत है। जो भी नए व्याधि आए, ठीक है। तो अभी ज्वर निदान की तरफ जाते हैं। दिस इज फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम निदान स्थान। तो निदान शब्द का अर्थ जो है वो निदाने माधवा श्रेष्ठा, आयुर्वेदीय हितोपदेश में हमने श्लोक कंठस्थ किया था, आपको अगर याद है तो पंचविध व्याधि उत्पत्ति ज्ञाप्ति हेतुभूतम निदान शब्देन उच्यते। तो निदान का अर्थ डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज है, व्याधि उत्पत्ति ज्ञाप्ति और इटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर द डिसीज, हेतुभूतम। सो ये दो महत्वपूर्ण शब्द है। तो संपूर्ण व्याधि की संप्राप्ति, जिसे आजकल पैथोजेनेसिस या एटियोलॉजी कहा जाता है, वो जानने का प्रयास हम करेंगे इस स्थान में, इस विभाग में, which provides the complete picture in relation with the causative factor of the disease। तो उसकी एक श्रृंखला है, 5 घटक है उसके। तो वो 5 घटक जो है वो निदान यानी पॉजिटिव फैक्टर्स, पूर्व रूप, ठीक है, तो प्री मॉनिटरी साइंस एंड सिम्टम्स, रूप एक्चुअली जो व्याधि बोधक चिन्ह या सिम्टम्स रहेंगे वो, जिससे हम रोग का नामकरण करते हैं, और चौथा और पांचवा चौथा उपशयानुपशय, यानी जिसमें अगर हमें संभ्रम है प्रकार का, विशेषता व्याधियों के उप प्रकार जो रहेंगे सब टाइप्स, तो वो निश्चित होते हैं उपशयानुपशय से। और पांचवा जो है संप्राप्ति, ये वो पांचों घटकों की या पहले 4 घटकों की श्रृंखला के साथ व्याधि का वर्णन, इसको संप्राप्ति कहा गया। तो हेतु लक्षण निर्देशा निदाना। तो निदान क्या है? यह है इटियोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी या पैथोजेनेसिस। ये सभी शब्द इकट्ठा कर दे तो निदान ये शब्द का अर्थ होता है। और मधुकोश टीकाकार जो है, माधव निदान की टीका है, तो वह स्पष्ट बताते हैं कि कंप्लीट नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज और व्याधि इज निदान। तो उसमें जो जो भी घटक आएंगे वो सभी निदान शब्द से हमने लेना चाहिए। और ये निदान जो है वो केवल रोग का नहीं है, रोगी का भी है, इसलिए रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा इस दृष्टि से इसको जानना है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष जो हमारी संहिता है उसकी तरफ हम अभी देखें। हमने लेट चालू किया तो थोड़ा 5 मिनट थोड़ा एक्सटेंड करें। अगर आवश्यकता होगी, नेक्स्ट लेक्चर आपका तुरंत होगा तो मैं तुरंत बंद कर दूंगा, सिर्फ मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आप। ओके, सो
अथातो ज्वर निदानम व्याख्यास्यामः। तो विशेषत्व से इस अध्याय में हमें निदान के बारे में इन जनरल जो भी है वो बातें स्पष्ट की है सबसे पहले, और उसके बाद में फिर ज्वर निदान के बारे में विस्तार से बताया है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अन्य व्याधियों के लिए भी उपयुक्त वो सारी जनरल बातें पहले बताते हैं ग्रंथकार हमें। जैसे हमने देखा कि जो 5 घटक है, हेतु पूर्व रूप रूप, उसके बारे में सब चीजें बताते हैं। तो निदान पंचक जिसे कहा जाता है, 5 घटक होने की वजह से उसको निदान पंचक कहा गया। तो चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं संक्षेपेण हेतु लिंग अभिधायकम सूत्र स्थानम अनुप्रपंचने, हेतु लिंग अभिधायकम निदान स्थानम उच्यते। इसका तात्पर्य यह है कि हेतु एवं लिंग का विवेचन सूत्र स्थान में संक्षेप से बताया गया है, और इन्हीं विषयों का विस्तार जो है वो निदान स्थान में किया जाएगा। ठीक है। तो जैसे हम लेक्चर में देखते थे विस्तार से एक एक श्लोक, सॉरी पूर्वार्ध का लेक्चर ले रहे हैं तो आपको पता नहीं है, तो एक एक श्लोक लेके हम पठन करके फिर उसका तात्पर्य समझने का प्रयास करते थे। उस तरीके से तो अभी वर्चुअल सिचुएशन में नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसी ओर जाने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वहां पे बताया है, एक मिनट मैं आपको स्क्रीन पहले वीक कनेक्शन की वजह से नहीं आ रहा है, वो एस्टैब्लिश कर लूं ताकि आप विषय से संबंधित बातें सीख सकते। बहुत ही विस्तार से चक्रपाणि दत्त इसके ऊपर पहले ही श्लोक के ऊपर टीका लिखते हैं, और वो बताते हैं कि हेतु एवं लक्षणों का ज्ञान होने पर ही चिकित्सा सफलतापूर्वक की जा सकती है। If you know the निदान properly, then you can do the चिकित्सा properly. Otherwise, it is not possible. तो ये उसका महत्व बताते हैं। और फिर निदान स्थान में चिकित्सा सूत्र का जो कथन हुआ है वह उपशयांतर्गत बताया है उन्होंने। और फिर ये आप हिंदी जो बुक है वो सामने रख सकते हैं। नेट कनेक्शन नहीं आ रहा है, फिर से एस्टैब्लिश कर रहा हूं मैं। सो विप्रकृष्ट हेतु और सन्निकृष्ट हेतु, यानी व्याधि उत्पादक जो कारण है उसके बारे में बताया है। तो विप्रकृष्ट हेतु के दृष्टि से एक कथानक हमें प्राप्त होता है, और वो है प्रजापति दक्ष का यज्ञ। और उस प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जो भी शिव और पार्वती अपमान वगैरह, आपको स्टोरी शायद वो कथानक याद रहेगा, तो उस वक्त दक्ष के यज्ञ के विनाश होने पर सभी प्राणी जो है वो संताप युक्त हो गए या ज्वरक्रांत हो गए, और फिर इधर उधर भागने लगे, और फिर उससे गुल्म इत्यादि व्याधियों की उत्पत्ति हुई। तो यह कथानक चक्रपाणि दत्त जो है वो बार बार हमें हर एक अध्याय में बताते हैं उनका हेतु विप्रकृष्ट कारण से है, न कि सन्निकृष्ट। तो सबसे पहले व्याधि की जो उत्पत्ति हुई उस हेतु इस कथानक को हमने जानना चाहिए। ठीक है। तो व्याधि उत्पादक कारण और संपूर्ण श्रृंखला, इस अर्थ से निदान को हम देखेंगे। अभी पहला श्लोक आपके सामने है। ठीक है, कनेक्शन आ गया। यह खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारणम प्रत्ययाः समुत्थानम निदानम इति अनर्थांतरम। तो ये सिनोनिम्स या पर्याय शब्द बताए। तो वो कौन कौन से है? तो जैसे यहाँ पे हमने अभी उल्लेख किया, हेतु है, निमित्त है, आयतन, यानी निदान पंचक का जो पहला घटक है हेतु, तो उसकी अभी यहाँ पे विस्तार से चर्चा प्रारंभ हुई। हेतु यानी कारण, तो हम
कार्य कारण भाव, तत्कार्यवाद के स्वरूप, परिणामवाद के स्वरूप, आरंभवाद के स्वरूप सीख चुके हैं। अभी इस कारण को हमने जाना है व्याधि उत्पादक हेतु के दृष्टि से। तो उसके सिनोनिम्स ग्रंथ में कौन कौन से आ सकते हैं इस हेतु, यहाँ पे उनका संग्रह या उनको इकट्ठा किया करने का प्रयास किया। तो शब्द कौन कौन से है? हेतु है, निमित्त है, आयतन है, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान और निदान। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे के पर्याय है। आगे देखिए तत्त्रिविधम, इन सभी का जो कैटेगराइजेशन है वो 3 विभागों में किया है। तो असात्मी इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। जो को यच्च यावत जो भी कारण है, इन तीनों में उनका समावेश हम कर सकते हैं। तो उनको अभी इस दृष्टि से देखिए। अभी आगे आता है अतस्त्रिविधा व्याधया। तो भेद आगे व्याधियों के बताते हैं चौथे श्लोक में। त्रिविध भेद है और फिर द्विविध भेद बताए। त्रिविध भेद कौन कौन से हैं? तो अग्नेय यानी पित्तज, सौम्य यानी कफज और वायव्य यानी वातज। ठीक है, इस पद्धति से व्याधियों के 3 भेद बताए हैं, अग्नेयाः, सौम्याः, वायव्याश्च। ठीक है, और फिर द्विविधाः च अपरे, यानी इसके पुनः 2 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार से 2 भेद बताए, और वो कौन से हैं? राजसाः, तामसाः च। भी हेतु के हेतुत्व द्वारा ही कार्य होता है। आप निदान, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान विषय में इसका विस्तार से विषय देखेंगे, लेकिन जो मराठी जानते हैं उन्होंने कुड़तरकर शास्त्री का बुक जरूर लीजिएगा। तो उसमें ये विस्तार से अभी बातें आएगी, निदान पंचक का वर्णन आएगा। उस हेतु में, उस कारण में क्षमता होनी चाहिए रोग उत्पादन करने की। हर किसी को हेतु नहीं कह सकते हैं। तो उस हेतु के हेतुत्व द्वारा ही कार्य होता है, और कार्य कौन सा होगा? तो व्याधि की उत्पत्ति होगी। और इसलिए इन सभी हेतु को 3 ग्रुप में उन्होंने इकट्ठा कर दिया। जैसे यहाँ पे अग्नेय, सौम्य और वायव्य। वो कौन कौन से हैं अभी उसके बारे में चक्रपाणि दत्त आगे कहते हैं। न च अत्र यथा संख्यम एक रूपाद अपि हेतु त्रिविध व्याधि उत्पादात। तो यहाँ हेतुओं की जो संख्या बताई गई है उतनी ही नहीं है। त्रिविध व्याधियों को उत्पन्न करने के लिए हेतु में एक रूपता है। ठीक है, यानी इससे और भी हो सकते हैं, लेकिन इनका समावेश इन्हीं तीनों बातों में या तीनों घटकों में होगा। ठीक है, तो आगे जाएंगे। तो यहाँ तक विविधश्च अपरे ये जो बात बताई है, देखिए यदि अभी प्रधानत्वेन, आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, यदि अभी प्रधानत्वेन वायव्या एव प्रथमम निर्देष्टुम युज्यन्ते, यानी यहाँ पे रोगियों के असंख्य होते हुए भी व्याधियां अग्नेयत्वादी हेतु से त्रैविध्य का अतिक्रमण नहीं करती। यानी अग्नेय से पित्तज, सौम्य से कफज और वायव्य हेतु से वातज व्याधियों का अभिप्राय है। यदि अभी यहाँ पे कौन सा है? वायव्य जो है वो कथन पहले किया है, क्योंकि वही जो है वायव्य हेतु जो है वो प्रधान है। फिर भी यहाँ आगे ज्वर का जो वर्णन किया जाएगा, इसके दृष्टि से ज्वर में पित्त की प्रधानता होने के कारण यहाँ पे सबसे पहले निर्दिष्ट किया है अग्नेया। ठीक है, तो चक्रपाणि दत्त यहाँ पे वात पित्त कफज या वातज पित्तज कफज, ठीक है, वातज पित्तज और कफज, इस क्रम को जो बदला गया है यहाँ पे चरकाचार्य जी द्वारा, अग्नेय यानी पित्त को पहले लिया है, फिर कफ को और फिर वायु को या वात दोष को। ये किस कारण है वो चक्रपाणि दत्ता हमें समझाते हैं कि हम ज्वर निदान अध्याय देख रहे हैं, और ज्वर में सबसे पहले विकृति या प्रधानता अगर दोष की किसी होगी तो उसकी उस व्याधि की योनि जो है वो पित्तज है, अग्नेय है। इसलिए अग्नेया,
इस शब्द से उसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो इस दृष्टि से इसको हम जानेंगे। आगे जाते हैं। तत्र व्याधि ही आमयो गद आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इति अर्थांतरम। यानी अब निदान के बाद, व्याधियों के प्रकार के या भेद के बाद, व्याधि शब्द के, रोग शब्द के पर्याय यहाँ पे दिए गए। तो सबसे पहले तो व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, ये सभी शब्द जो है वो अनर्थांतरम, यानी वो एक दूसरे के पर्यायी शब्द है, एक ही भाव को वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चक्रपाणि दत्त देखिए, ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, व्याधि नाम अग्नेयादि विभागम दर्शयित्वा, यानी जो अग्नेयाः वायव्याः सौम्याः, सॉरी अग्नेयाः सौम्याः वायव्याः, ये व्याधि विभाग बताने के बाद व्यवहारार्थ लक्षणार्थ च, यानी व्यवहार के दृष्टि से, लक्षण जानने की दृष्टि से ये इन पर्यायों को आह यानी कहा है। तत्र व्याधि इत्यादि अभी इस श्लोक में वो बता रहे हैं। ठीक है, आगे अत्र अपि पर्यायानाम अर्थांतरेण आतंकादि शब्दानाम भय आदि, यानी ये सभी जो है वो आतंक शब्द से भयम अपि उच्यते, आतंक शब्द जो है व्याधि को पर्याय उसको बताया है इस शब्द को, लेकिन उसको भय भी दृष्टि से उसको या सॉरी कथन किया जाता है। विकार शब्द से क्या अर्थ होता है? विकार शब्देन ही इंद्रियादयो अपि षोडश विकारा उच्यते। विकार शब्द का जो प्रयोग किया है वो किस हेतु किया है वह बताते हैं। ठीक है, तो व्याधि विविधम दुखम आदधाति इति व्याधि, तो विविध दुखों को जो लाता है, उत्पन्न करता है, उसको व्याधि कहते हैं। आमय, यह दूसरा शब्द वहां पे विकार को आया है, तो आमय, आमय का अर्थ है प्रायेण आम समुत्थ, आम समुत्वेन आमय इति उच्यते, यानी आम की प्रथम उत्पत्ति होती है और उससे व्याधि उत्पन्न होने के कारण रोगों को आमय, यह भी पर्याय आया है। तो आमोत्पत्ति प्रथम होने की वजह से आमय यह पर्याय बताया। यक्ष्मा, राज्य यक्ष्मवत अनेक रोग युक्तत्वम विकाराणाम, यानी राज्य यक्ष्मा की भांति शरीर का अनेक रोगों से आक्रांत होने के कारण इसको यक्ष्मा कहा है। बहुत ही गंभीर व्याधि राज्य यक्ष्मा है और इस दृष्टि से रोग समुच्चय ऐसे उसको जानना चाहिए, हर एक व्याधि में वो होता है, इसलिए उसको यक्ष्मा या राज यक्ष्मा ऐसे भी व्याधि को पर्याय शब्द। इसके बाद में पर्याय आता है ज्वर, इस रेड लाइन में आप देख सकते हो, देखिए ये मूल श्लोक है चरक संहिता का, और ये जो ब्लू नीचे दिया है वो चक्रपाणि दत्तकृत आयुर्वेद दीपिका टीका है। ठीक है, ये रेफरेंस जो आप देख रहे हैं यूआरएल आप कोट कर लीजिए, आपको ऑनलाइन ये सभी जानने हेतु उपयुक्त रहेगा। इसको आप अंग्रेजी में भी देख सकते हो अगर आपको ये पढ़ने में कष्ट है तो। ठीक है, ज्वर ये आगे का पर्याय है, सिनोनिम। तो ज्वर का मतलब है देह मनाह संताप करत्वम ज्वराः, यानी देह और मन इनको संताप करने वाला। और है विकार, विकार का अर्थ बताते हैं चक्रपाणि दत्त, शरीर मनस्य, सॉरी शरीर मनसो हो अन्यथा करत्वम, यानी शरीर और मन को अन्यथा कर देता है, यानी वो उनके प्राकृत स्वरूप में नहीं रहते। आगे है विकार, विकार का अर्थ है अभी देखा हमने रोग है, आगे रुजा कर्तृत्वम, इस शब्द से रोग का अर्थ होता है जिससे रुजा या वेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, उसको रोग कहा है। इस अर्थ से ये व्याधि, आमय, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग ये एक दूसरे के पर्याय है। तो यहाँ पे हम हमारा आज का जो व्याख्यान है वो टेक्निकल दृष्टि से थोड़ा देरी से चालू हुआ, इसलिए पूरा 1 घंटा नहीं हो पाया, इसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको अगर कुछ आशंकाएं हैं
तो वो जरूर पूछिए, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि आपने पूरा व्याख्यान जो है वो ठीक से देखा,